और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और साथ ही हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रूल स्टडी करेंगे जिसे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी वायर को जिसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, जब उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगने का रीजन क्या होता है। देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसका रीजन होता है मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जिस डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं हमेशा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर किया जाता है। अगर हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उससे उस वायर के अंदर मूव करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन अब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे होंगे और इसकी वजह से उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्स का ये फॉर्मूला कहाँ से है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आए। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि इस वायर के अंदर मूव करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है और जो टोटल फोर्स इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है वो ही इस वायर पे लगने वाला टोटल मैग्नेटिक फोर्स कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें हमने एक वायर को रिप्रेजेंट किया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और उसकी लेंथ है L। ये वायर जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल के अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो है n। और हम जानते हैं कि किसी भी वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं और उसे हम Vd के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम इस वायर का टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और लेंथ है L, तो इसका वॉल्यूम लिखा जाएगा A इंटू L। साथ ही इस वायर में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए हम n यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वायर के वॉल्यूम से। तो इस वायर के अंदर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे n इंटू AL। अब अगर हम कैलकुलेट करें कि इस वायर के अंदर टोटल चार्ज कितना है जो कि मूव कर रहा है, यानी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो कि वायर के अंदर मूव कर रहे होंगे टोटल चार्ज कितना होगा, तो इसके लिए हम चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो चार्ज की वैल्यू होगी Q इक्वल्स टू माइनस एन ए एल इंटू ई। यहाँ पे माइनस सिंबल हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे वायर के अंदर मूव करने वाले सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाले टोटल मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखा जाएगा Q इंटू वी डी इंटू बी इंटू साइन थीटा। यहाँ पे थीटा वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। अब अगर हम यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर दें तो Q की वैल्यू है यहाँ पे माइनस एन ए एल इंटू ई। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस एन ए एल इंटू ई इंटू वी डी बी साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि वायर के अंदर मूव करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है यानी वी डी और जो वायर के अंदर फ्लो होने वाला करंट है आई, उसके बीच का रिलेशन होता है आई इक्वल्स टू माइनस एन ई ए वी डी। तो इस इक्वेशन से अगर हम माइनस एन ई ए वी डी को अलग करके अगर उसकी जगह आई पुट कर दे तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। और अगर इस फॉर्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसी फॉर्मूले को लिखा जा सकता है F इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो लेंथ ऑफ द वायर है उसको हमने एक वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर किया है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन के अलोंग कंसिडर की जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी करंट कैरिंग वायर पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स चार चीज़ों पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट है करंट इन द वायर, सेकंड लेंथ ऑफ द वायर,
थर्ड इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और फोर्थ है डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बना F इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो हमेशा एल क्रॉस बी की डायरेक्शन के अलोंग कंसिडर की जाएगी। और हमें पता है कि जब भी हम किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उससे जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमेशा उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है। यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी जिस प्लेन में लेंथ ऑफ द वायर और मैग्नेटिक फील्ड होंगी। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ द वायर के बीच का एंगल हो 0 डिग्री या 180 डिग्री। उस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। और जो साइन फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 या 180 डिग्री पे 0 होती है, इसलिए जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 रहेगा। यहाँ पे सेकंड कंडीशन में ये भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ द वायर के बीच का एंगल हो 90 डिग्री। तो उस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, उसमें थीटा अगर 90 पुट करेंगे तो साइन 90 बनेगा 1 और उससे फोर्स की वैल्यू आएगी आई बी इंटू एल, जो कि मैक्सिमम फोर्स होगा। यानी जब किसी भी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखा जाता है तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है। किसी भी करंट कैरिंग वायर पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम एक रूल यूज करते हैं जिसे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये रूल क्या है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहें। इसके बाद में अगर हम फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करें और मिडिल फिंगर को वायर में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन में रखा जाए तो लेफ्ट हैंड का जो थंब होता है वो वायर पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताता है। तो इस तरीके से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करके हम किसी भी वायर पे जिसमें करंट फ्लो हो रहा होता है और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया होता है उस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हो कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी स्टडी कि दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसमें हमने दो वायर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है जिनमें करंट है I1 और I2। इन दोनों वायर्स को हमने एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों वायर्स पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का रीजन क्या होगा। देखिए, हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और साथ ही हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। जब हम इन वायर्स में करंट फ्लो करते हैं तो इनके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और जब इन दोनों वायर्स के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करने वाले हैं। हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2πr। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो फर्स्ट वायर है उसमें करंट है I1, तो उससे r डिस्टेंस पे ये जो सेकंड वायर रखा हुआ है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम लिख सकते हैं B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। साथ ही हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी वायर में करंट फ्लो करते हैं और उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। इस फॉर्मूले के अंदर I का मतलब होगा उस वायर में फ्लो होने वाला करंट, L का मतलब होगा उस वायर की लेंथ और B यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसकी वजह से वायर पे फोर्स लगेगा। और यहाँ पे ये जो साइन थीटा है इसमें थीटा का मतलब होता है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड।
अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि फर्स्ट वायर में फ्लो होने वाले करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा B1, उसकी वजह से सेकंड वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मान लेते हैं कि सेकंड वायर पे लगने वाला फोर्स है F2। तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो सेकंड वायर में फ्लो होने वाला करंट है I2, तो I की जगह हमको I2 पुट करना है। सेकंड वायर की लेंथ वैसे तो इनफाइनाइट लॉन्ग हमने कंसिडर की है, लेकिन अगर हम उसकी यूनिट लेंथ पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करें, यानी कि 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करें, तो L की वैल्यू हम यहाँ पे 1 मीटर लेंगे। साथ ही यहाँ पे जो B है, B का मतलब होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमने सेकंड वायर को रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो ही सेकंड वायर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे B की जगह आएगा B1। यहाँ पे जो फर्स्ट वायर की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब अगर मैं इस सेकंड वायर पे इस मैग्नेटिक फील्ड B1 की डायरेक्शन कैलकुलेट करूं, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूं कि जो B1 की डायरेक्शन है वो यहाँ पे प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी। सेकंड वायर में जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा होगा उसकी वैल्यू हमको 90 डिग्री पुट करनी है। यानी कि सेकंड वायर की यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स को हम लिख सकते हैं F2 इक्वल्स टू B1I2 साइन थीटा। यहाँ पे L की वैल्यू हमने 1 मीटर कंसिडर की है। साथ ही हम जानते हैं कि जो थीटा है वो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जो साइन 90 है वो 1 बन जाएगा। तो जो F2 है उसको सिंपली लिखा जा सकता है B1I2। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। तो अगर मैं इस इक्वेशन में B1 की वैल्यू पुट कर दूं, तो जो फोर्स F2 है उसको लिखा जा सकता है म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2πr। यानी कि सेकंड वायर की यूनिट लेंथ पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2πr। सेकंड वायर पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सेकंड वायर पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम मैग्नेटिक फील्ड B1 की डायरेक्शन देखें तो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो करंट I2 है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करें और मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करें, तो जो लेफ्ट हैंड थंब होगा वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे सेकंड वायर पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फर्स्ट वायर की तरफ आएगी। यानी कि यहाँ पे जो सेकंड वायर है उस पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये फर्स्ट वायर की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। अब अगर हम इसी तरीके से इस फर्स्ट वायर पे सेकंड वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना चाहें, तो हम जानते हैं कि जो सेकंड वायर है उससे r डिस्टेंस पे फर्स्ट वायर रखा हुआ है। तो सेकंड वायर में जो करंट I2 है उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको लिखा जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr। साथ ही राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग सेकंड वायर की वजह से इसके चारों तरफ जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। यानी कि फर्स्ट वायर के लिए उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे सिंपली हम देख सकते हैं कि सेकंड वायर की वजह से यहाँ पे जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। क्योंकि करंट यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल यहाँ पे 90 डिग्री रहने वाला है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट वायर की यूनिट लेंथ के ऊपर सेकंड वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि सेकंड वायर की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को लिखा जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr, और जो फर्स्ट वायर है उसकी यूनिट लेंथ पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला होगा B2I1 साइन थीटा। यहाँ पे L की वैल्यू हमने 1 मीटर कंसिडर की है। B2 वो मैग्नेटिक फील्ड है जो फर्स्ट वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। I1 फर्स्ट वायर में फ्लो होने वाला करंट है। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री होगी, इसलिए साइन 90 यहाँ पे 1 बन जाएगा, और जो F1 है उसकी वैल्यू निकल के आएगी B2I1। अब अगर मैं यहाँ पे B2 की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर दूं, तो फर्स्ट वायर की यूनिट लेंथ पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है F1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2πr। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वायर के ऊपर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो सेकंड वायर में करंट होगा उसकी वजह से फर्स्ट वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा
वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। फर्स्ट वायर में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यानी प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करें और जो मिडिल फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करें, तो जो लेफ्ट हैंड थंब होगा वो इस फर्स्ट वायर पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो इस मैग्नेटिक फोर्स F1 की डायरेक्शन आएगी सेकंड वायर की तरफ। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि सेकंड वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फर्स्ट वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी वजह से जो फर्स्ट वायर है वो सेकंड वायर की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, यानी कि दोनों वायर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। साथ ही हमने यहाँ पे एक और चीज नोटिस की कि यहाँ पे दोनों वायर्स में जो फ्लो होने वाला करंट है चाहे वो अलग अलग हो, लेकिन दोनों वायर्स की यूनिट लेंथ पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का होता है, यानी कि दोनों वायर्स सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों वायर्स में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन अगर सेम होती है तो दोनों वायर्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अगर इन दोनों वायर्स में करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती तो दोनों वायर्स पे बाहर की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लगता और इसका मतलब है कि दोनों वायर्स एक दूसरे से रिपेल होते। अगर हम इन दोनों वायर्स में फ्लो होने वाले करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। फर्स्ट केस में दोनों वायर्स में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन सेकंड डायग्राम में दोनों वायर्स में फ्लो होने वाले करंट का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट ली गई है। यहाँ पे हम दोनों वायर्स की यूनिट लेंथ पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला यूज करते हैं F इक्वल्स टू म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2πr, अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि इन दोनों वायर्स में से कम एक इनफाइनाइट लेंथ का हो, ताकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो सेकंड वायर के लिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स की तरह काम करे। कई बार हमें किसी भी वायर की फाइनाइट लेंथ के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है जिसमें करंट है I1 और सेकंड वायर जिसकी लेंथ है L उसमें करंट है I2। तो अगर हम इस सेकंड वायर की L लेंथ पे लगने वाला टोटल मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो इसके लिए हम सेकंड वायर की यूनिट लेंथ पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे सेकंड वायर की लेंथ से। तो इससे हमें इस सेकंड वायर पे लगने वाला टोटल मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा म्यू नॉट I1I2 इंटू L अपॉन 2πr। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने डिटेल में स्टडी किया कि किन्हीं भी दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स पे जिनको एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखा हुआ है उन पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। हमने देखा कि दोनों वायर्स पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होता है और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। साथ ही इन दोनों वायर्स में फ्लो होने वाला करंट जब सेम डायरेक्शन में होता है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब दोनों वायर्स में फ्लो होने वाला करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। साथ ही इन दोनों वायर्स में से किसी एक वायर की L लेंथ पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखा जा सकता है म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2πr